नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं और यह इसका 10वां भाग है। इससे पहले वाले क्लास में हमने मानवतावाद की जो मुख्य विचारधारा है उसका किस प्रकार उदय हुआ उसके बारे में हमने जाना। तो इसकी जो मुख्य विचारधारा है कि मानव को केंद्र मान करके अध्ययन करना, मानव को मुख्य मान करके अध्ययन करना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और सबसे पहले जो मानवतावाद का विचार है उसकी तरफ जो ध्यान आकर्षित किया था वो थे किर्क। उसके बाद जो मुख्यतः योगदान रहा वो था फुतुआन का, जिन्होंने क्या है मानवतावाद को आगे बढ़ाया, मानवतावाद का विकास किया। हमने इसमें पढ़ा कि जो प्राकृतिक विज्ञान है या जो भूविज्ञान है वह क्या है, मानव की भावनाओं और मानव के जो आंतरिक विचार हैं उनके बारे में विस्तार से कोई मात्रात्मक विधियों से उनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए क्या है, इसी मात्रात्मक क्रांति के विरोध में क्या हुआ, मानवतावाद का उदय हुआ। अब मानवतावाद में क्या है, मानव को केंद्रीय मान करके अध्ययन किया जाता है, मानव को केंद्र मान करके अध्ययन किया जाता है। मानवतावाद की विषय वस्तु क्या है कि भूतल को मानव के घर के रूप में उसका अध्ययन करना चाहिए, मानव की भावनाएं उससे जो जुड़ी हुई हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। अब हम देखते हैं मानवतावाद के सिद्धांत, यानी कुछ सिद्धांत हैं जिन पर मानवतावाद आधारित है। मानवतावाद के सिद्धांत। जैसा कि हमने इसमें पहले भी पढ़ा, पहला सिद्धांत क्या है, मानव में सृजनात्मक क्षमता होती है। मानव में क्या है, मानव में सृजनात्मक क्षमता होती है। यानी मनुष्य क्या है, एक सृजनात्मक प्राणी है। मनुष्य में सृजनात्मकता होती है, ह्यूमन क्रिएटिविटी जिसको कह सकते हैं, मानव सृजनात्मकता जिसे कह सकते हैं। यानी अपने बल बुद्धि, अपने मस्तिष्क से या अपनी बुद्धि के आधार पर मनुष्य क्या है, बदलाव ला सकता है। बुद्धि के आधार पर, अपनी बुद्धि बल के आधार पर मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों में, अपने आसपास के जो कंडीशंस हैं उनमें बदलाव ला सकता है। अब सृजनात्मकता के उदाहरण हैं, उनमें मानव ने बहुत सारी जो नए नए अनुसंधान किए, नई नई खोजें की, नए विकास किए। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया, पिछली क्लास में बताया कि जो नहरें बना करके मरुस्थल को हरा भरा बनाया, तो यह मानव की सृजनात्मकता का प्रतीक है। विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों का निर्माण किया और अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें विभिन्न प्रकार के उसने सुधार भी किए हैं। जैसे उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करके उसमें कृषि करना, एक नए सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करना। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, मानव की सृजनात्मकता के उदाहरण है। और प्रत्येक क्षेत्र में यह जो सृजनात्मकता है यह क्षेत्र विशेष पर आधारित है। तो मानवतावादी क्या कहते हैं कि मानव एक सृजनात्मक प्राणी है, मानव में सृजनात्मक क्षमता होती है और उसी सृजनात्मक क्षमता को हम कहीं ना कहीं उसके विचारों और उसकी भावनाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। मात्रा के माध्यम से हम नहीं समझ सकते कि उसमें कितनी सृजनात्मकता है। यह मात्रात्मक न होकर के क्या है, भावनात्मक है, उसके मस्तिष्क पर आधारित है। दूसरा, मानवीय चेतना। दूसरा जो आधार है इसका क्या है, मानवीय चेतना है।
मानवीय चेतना। सृजनात्मकता के साथ साथ मानव क्या है, चेतनात्मक प्राणी है, चेतना पाई जाती है। अब वह जब किसी भी स्थान में हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी समुदाय विशेष के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उस समुदाय विशेष की जो मानवीय चेतना है उसको जानना होगा। यानी वहाँ का जो मानव है वह अपने आसपास के क्षेत्र को लेकर के कितना चेतनशील है, कितना उसकी चेतना कार्य करती है। अब जैसे समाज विशेष में उसके अलग अलग नियम होते हैं और वो नियम किस पर आधारित होते हैं, मानवीय चेतना पर आधारित होते हैं। अब जैसे हमारे समाज में क्या है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं उनका क्या है, मान सम्मान करना। तो यह क्या है, मानवीय चेतना के विकास के फलस्वरूप भी हुआ है, क्योंकि मानव चेतन प्राणी है और वह क्या है, अपनी जो परिस्थितियां हैं, अपने जो विचार हैं उनमें सुधार करता रहता है और अपनी विशेष नियम उसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो भी रीति रिवाज परंपराएं समाज में बनाई हुई हैं वो सारी की सारी क्या है, मानवीय चेतना के ऊपर आधारित हैं। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं समाज में, जो युवा पीढ़ी है वो बुजुर्ग व्यक्ति का देखभाल करे, उसका समस्याओं का समाधान करे, तो यह हमारे समाज में क्या है, मानवीय चेतना के फलस्वरूप यह चीज़ विकसित हुई है। यानी बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनकी देखभाल करना युवा पीढ़ी का क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। तो यह क्या है, मानवीय चेतना है। तो मानव चेतन प्राणी, और ये चेतना भी क्या है, मात्रात्मक ढंग से नहीं पढ़ी जा सकती, यह क्या है, हमें भावनात्मक ढंग से पढ़नी होगी। तो दूसरा जो सिद्धांत है वह क्या है, मानवीय चेतना। तो किसी भी स्थान को वहाँ रहने वाले जो मनुष्य हैं उनकी चेतना से अलग नहीं रखा जा सकता। कोई भी जो स्थान विशेष है, हम किसी भी क्षेत्र विशेष में जाते हैं, किसी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो उस समाज के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, मानवीय चेतना को जानना होगा। मानवीय चेतना की जानकारी के बिना हम उस स्थान विशेष की कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी रहने वाले मनुष्य की जो चेतना है उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो मानवीय चेतना यानी स्थान विशेष से मनुष्य की चेतना को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो स्थान विशेष पर हम मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर उस मनुष्य की, उस समाज की चेतना के बारे में हमें जानना होगा, तभी हम उस समाज विशेष के बारे में, उस क्षेत्र विशेष के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, मानव एक कर्ता के रूप में, मानव एक कर्ता के रूप में। यानी ह्यूमन एजेंसी, मानव एक कर्ता के रूप में। अब देखिए, मानव है वो विभिन्न क्रियाओं का क्या है, अग्रगामी है, करता है। अपने स्थान विशेष पर क्या है, वह विभिन्न प्रकार के जो सुधार है वह करता है। उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नए सांस्कृतिक भूदर्शों का विकास किया जाता है। यानी जो सांस्कृतिक भूदर्श्य और जो वातावरण से संबंधित बदलाव जो है, या अपने क्षेत्र विशेष में मनुष्य के द्वारा जो बदलाव किए जाते हैं, वहाँ पर वह एक कर्ता के रूप में कार्य करता है। क्योंकि यह सृजनात्मक है, चेतन प्राणी है, तो वह क्या है, एक कर्ता के रूप में है। उस क्षेत्र विशेष में विभिन्न परिवर्तनों में उसका योगदान है, वो किसका है, एक कार्यकर्ता के रूप में है, एक कर्ता के रूप में उसका योगदान है। तो उसको भी, यानी मानव को इसलिए क्या है, मुख्य मानना जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र विशेष में जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति में भौतिक स्वरूप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मानव भी अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए क्या है, मानव एक कर्ता के रूप में कार्य करता है प्रकृति में। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, मानवीय जागरूकता। मानवीय जागरूकता। अब मानवीय जागरूकता से हम देखें तो यानी ह्यूमन अवेयरनेस, मानवीय जागरूकता क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाला मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों से कितना वाकिफ है, कितनी उसकी जानकारी रखता है। हम किसी समाज विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का जो
वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हमें उस क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारियाँ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्र विशेष के बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे। वहाँ पर अब जागरूकता, जैसे हमारा समाज है वो अलग अलग समूह में, अलग अलग जातियों में बंटा हुआ है। अब किसी क्षेत्र विशेष में या किसी जाति विशेष से संबंधित क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं जो मनुष्य है वो अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में कितना जागरूक है। उस क्षेत्र में जो सामान्य सुख सुविधाएं हैं वो कितनी उपलब्ध हैं, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं का कितना विकास उस क्षेत्र में हुआ है। वहाँ पर वह क्षेत्र साफ सुथरा है, उसने अपने आसपास के इलाके को साफ रखा है, या फिर वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। तो ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं? मानवीय जागरूकता पर। तो हम क्षेत्र विशेष की अगर सुविधाओं की बात करेंगे या उसका विकास कितना हुआ है उस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें मानवीय जागरूकता का भी ध्यान रखना होगा। यानी ये आधार बनते हैं एक मानवतावादी अध्ययन जो प्रणाली है उसके। तो मानव उस क्षेत्र का कितना जागरूक है इस बारे में भी क्या है हमें वहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो ये इसके मुख्य सिद्धांत हो गए। यानी मानव को सृजनात्मक मान करके अध्ययन करता है, मानव ये चेतना को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन करता है। यानी इस विधि में मानव को सृजनात्मक माने तो केंद्र क्या निकल के आता है अध्ययन का? मानव। केंद्र क्या है? मानव है, उसकी सृजनात्मकता, चेतनशीलता, वह एक कर्ता के रूप में मनुष्य की जागरूकता, अवेयरनेस जो है वो कितनी है। अब जितना व्यक्ति जागरूक होगा वो अपने क्षेत्र के बारे में उतनी अच्छी चीज़ें सोच सकेगा और अपने क्षेत्र के बारे में उतना ही अच्छा विकास कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये मानववाद का जो सिद्धांत है, मानववाद की जो सोच है उसकी मुख्य बातें हैं। अब साथ में मानववाद क्या कहता है? पृथ्वी का मानवीय दृष्टिकोण से वर्णन करना चाहिए। ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये पृथ्वी को मानव के घर के रूप में अध्ययन करने की बात कहता है। यानी मानवतावाद क्या कहता है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में पढ़ना चाहिए। तो इसका दृष्टिकोण है कि पृथ्वी की सतह को मानवीय दृष्टिकोण से व्याख्या करनी चाहिए। अब घटनाओं को, जो भी घटनाएं पृथ्वी या जो भी घटनाएं भूतल पर घटित होती हैं उनको साहित्य, कला, इतिहास आदि के माध्यम से क्या है व्याख्यात करना चाहिए। यानी उनको केवल एक वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या न करके साहित्य, कला, इन चीज़ों को भी उसमें जोड़ना चाहिए। यानी केवल वैज्ञानिक ढंग से किसी भी जो चीज़ है या किसी भी क्षेत्र विशेष का वर्णन नहीं करना चाहिए। हमें उसमें साहित्य, कला और इतिहास, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से अगर हम वर्णन करेंगे या प्राकृतिक ढंग से वर्णन करेंगे या फिर हम मात्रात्मक आधार पर ही वर्णन करेंगे तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें उसमें क्या हो जाएंगी? कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। अब कुछ इस चीज़ें, इनमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भावनात्मक होती हैं। अब भावनात्मक होंगी तो वो क्या है मात्रात्मक रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकेंगी। अब इसके साथ साथ क्या है, मनुष्य को, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि एक भागीदार के रूप में मनुष्य को प्रत्येक घटना में एक भागीदार के रूप में मानववाद है वो अध्ययन करने की कवायद करता है। यानी सहभागी प्रेक्षण होना चाहिए। उसके बाद किसी क्षेत्र के बारे में अगर हमें जानकारियाँ प्राप्त करनी है, अध्ययन करना है तो सामूहिक संवाद होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए। यानी साक्षात्कार के माध्यम से क्षेत्र विशेष और घटना विशेष की जानकारी प्राप्त करें। सामूहिक संवाद होना चाहिए, यानी लोगों से उस क्षेत्र विशेष, उस घटना विशेष के बारे में हम स्वयं जानकारी प्राप्त करें और मनुष्य को एक सहभागी प्रेक्षण करना चाहिए। मानववाद क्या कहता है कि अगर हम अध्ययन कर रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष का तो केवल वैज्ञानिक या मात्रात्मक ढंग से नहीं करना चाहिए, उसमें मनुष्य की सहभागिता या भागीदारी को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो ये तो हो गए मानववाद के सिद्धांत। अब मानववादी भूगोल है, उसकी विषय वस्तु क्या है वह देखते हैं। मानववादी भूगोल की विषय वस्तु,
अब मानवतावादी भूगोल है, उसकी विषय वस्तु क्या है कि इसमें क्या है, जो फूतवान थे उनके द्वारा 5 तत्वों का वर्णन किया गया। मानवतावादी भूगोल का विकास जैसे हमने पढ़ा कि किसने किया, सर्वाधिक योगदान किसका रहा, फूतवान का। प्रारंभ किर्क ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, फूतवान का। और इन्होंने इसकी विषय वस्तु में 5 बिंदु महत्वपूर्ण माने, और उन 5 बिंदुओं के आधार पर ही क्या है, मानवता भूगोल की विषय वस्तु आधारित होनी चाहिए। अब जैसे सबसे पहले निजी भूगोल या भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्र विशेष के बारे में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहला क्षेत्रीय ज्ञान। क्षेत्रीय ज्ञान का अर्थ है अपने क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी ये निजी भूगोल या पर्सनल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल नॉलेज, क्षेत्रीय ज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि हम देखते हैं, हम अपने आसपास के बारे में भौगोलिक जानकारियां रखते हैं, यानी अपने क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति है वह कुछ न कुछ मोटे तौर पर क्या है, वह अपने क्षेत्र विशेष के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखता है, क्योंकि जीवों में अपने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने की विशेषता, जो मनुष्य है उसमें अपने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है वह अवश्य होती है। मुख्य रूप से क्या है, उस स्थान की अवस्थिति, जलवायु या मौसम संबंधी घटनाएं, इसके अतिरिक्त मिट्टियाँ आदि जो चीज़ें हैं उनके बारे में सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति है वो सामान्य जानकारी अवश्य रखता है। यानी अगर हम किसी कृषक से भी या किसान से भी अगर पूछते हैं तो वह अपने क्षेत्र की जो जलवायु है, वर्षा होने की जो समय है, वर्षा की ऋतु कब आएगी या पतझड़ की कब है, तो ये सारी चीज़ें क्या उसको इस बारे में जानकारी होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो अपना जो क्षेत्र है उसके बारे में कुछ न कुछ भौगोलिक ज्ञान है वो अवश्य रखता है। अब जैसे पशु पक्षी हैं वो भी अपने क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान अवश्य रखते हैं। जैसे जो मस्तिष्क में सभी के क्या होता है, भौगोलिक मानचित्र। तो प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु अपने मस्तिष्क में क्या है, अपना जो क्षेत्रीय ज्ञान है उसका एक भौगोलिक मानचित्र अपने मस्तिष्क में रखता है, एक मानचित्र मस्तिष्क में रहता है उसके। जैसे साइबेरियन सार्स जो है, एक पक्षी है प्रवासी जो कि राजस्थान में आते हैं। तो साइबेरियन सार्स जो है वो साइबेरिया से चल करके कहाँ आ जाते हैं, राजस्थान में। केवलादेव अभयारण्य में और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी एक दो जगह ये आते हैं। तो राजस्थान में आए कहाँ से, ये साइबेरिया से। अब जब वापस ये जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, साइबेरिया। यानी इन्होंने क्या है, अपने मस्तिष्क में जो अपना जो रास्ता है उसका एक प्रकार से क्या है, मानचित्र बना रखा है, और ये साइबेरिया से राजस्थान में पहुँच जाते हैं और उसी मार्ग द्वारा क्या वापस राजस्थान से साइबेरिया में पहुँच जाते हैं। तो एक प्रकार से जो प्रवास करते हैं अपने मस्तिष्क में, ये क्या करते हैं, एक अपना जो मार्ग का मानचित्र है वो बना लेते हैं, जिससे क्या है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं। तो जो प्राणी होता है उसकी सहज प्रवृत्ति है कि वह अपने क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान रखे। तो प्रत्येक प्राणी में अपने भौगोलिक
अपने क्षेत्र के भौगोलिक ज्ञान को रखने की सहज प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। तो पहला तो हो गया क्षेत्रीय ज्ञान। दूसरा क्या है? क्षेत्र एवं स्थान, इलाका एवं स्थान कह सकते हैं, क्षेत्र एवं स्थान कह सकते हैं। क्षेत्र एवं स्थान। प्रत्येक जीव जंतु है उसका एक अपना क्षेत्र, एक स्थान विशेष होता है, और स्थान विशेष से उस जीव जंतु को और मनुष्य को भी क्या है? भावनात्मक लगाव होता है। अब जैसे कोई पक्षी है, वो किसी पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाता है, और उस घोंसले से क्या है, वो आसपास के क्षेत्र के ऊपर ध्यान रखता है कि उसके क्षेत्र में दूसरा कोई प्रवेश कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे शिकारी जीव जंतु होते हैं, वो भी अपने क्षेत्र विशेष का ध्यान रखते हैं, दूसरे शिकारी जंतु उसमें प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी जीव जंतु हैं वो अपने एक क्षेत्र विशेष, अपना जो इलाका जो उसका होता है, स्थान जो होता है, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई दूसरा दुश्मन घुसपैठ नहीं कर रहा है या कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वह क्या है? ध्यान रखता है। तो मनुष्य का भी अपने स्थान के साथ क्या है? भावनात्मक लगाव होता है। भावनात्मक लगाव, मनुष्य है वो अपने स्थान विशेष के साथ भावनात्मक लगाव रखता है, और इसी आधार पर क्या है, वह कहाँ रहना चाहता है? अपनी मातृभूमि में। और इसी कारण क्या है, मनुष्य अपनी मातृभूमि है उससे प्रेम करता है, मातृभूमि से प्रेम, क्योंकि उसके जो पूर्वज हैं वो उसी धरती पर पैदा हुए, उसी स्थान विशेष पर पैदा हुए, और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ क्या है, उसकी पूर्वजों के साथ उसकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो उस क्षेत्र से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो क्षेत्र एवं स्थान है वो भी क्या है? मानवता भूगोल की विषय वस्तु है, क्योंकि क्षेत्र और स्थान से मनुष्य का और अन्य प्राणियों का एक भावनात्मक लगाव होता है, और वो अपने क्षेत्र विशेष में क्या है? अपना विशेष प्रकार क्षेत्र विशेष में ही हम क्या है? निवास करते हैं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपनी जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करते हैं। भोजन संबंधी या अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं वो क्षेत्र विशेष से ही हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, क्षेत्र एवं स्थान का भी मानवतावादी भूगोल में विशेष स्थान है। इसके अलावा हम जो अगला है वह बिंदु है भीड़ एवं एकांत। भीड़ एवं एकांत, भीड़ एवं एकांत। अब मनुष्य जिन क्षेत्रों में निवास करता है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अत्यधिक भीड़ पाई जाती है, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि क्या है? एकदम कम भीड़ वाले या एकांत वाले होते हैं। अब सामान्यतः यह देखा जाए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले वो जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो मनुष्य है वह ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्तियों से संबंधित हो सकता है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, और मस्तिष्क मानसिक रूप से वह कैसा होता है? अशांत होता है। लेकिन यही तथ्य भीड़ के ऊपर दूसरी जगह पर हम लगा के देखें कि जैसे किसी धार्मिक आयोजन में बहुत भीड़ होती है, लेकिन मनुष्य वहाँ पर क्या है? एकदम मानसिक रूप से प्रसन्न होता है, शांत होता है। दूसरा, बैंक या राशन की लाइन में जब खड़ा होता है भीड़ में, तो वह क्या? मानसिक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यह क्या है? उस स्थान विशेष की और उस भीड़ विशेष की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। एकांत में रहने वाला व्यक्ति है, हो सकता है उसमें आपराधिक प्रवृत्तियां विकसित हो जाएं, लेकिन एकांत में रहने वाले व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर एकांत में क्यों रहते हैं? ताकि वो अपने आप को समय दे सकें और अपनी मानसिक शांति है उसको खोजने का कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं। अब जैसे दूसरे क्षेत्रों में बुशमैन जनजाति है, तो वह क्या है? एकत्रित कहाँ रहती है? जल के क्षेत्र में। बुशमैन जनजाति जो कि अफ्रीका के काला मरुस्थल में पाई जाती है। अब बुशमैन जनजाति क्या है? जल क्षेत्र के पास अपने आवास बनाती है।
तो जल क्षेत्र के पास ही एकत्रित होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या ये हिंसात्मक रूप में यानी इनमें हिंसा वहाँ पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह जल प्राप्ति है, जल क्षेत्र है। तो भीड़ एवं एकांत ये भी क्या है, इसकी विषय वस्तु में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जीविका एवं अर्थशास्त्र या अर्थनीति, जो 4 नंबर है, जीविका एवं अर्थशास्त्र। ना मनुष्य क्या है, एक आर्थिक प्राणी है। वह अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करता है। अब उससे क्या है, विभिन्न प्रकार के नए स्वरूप विकसित होते हैं। किसी क्षेत्र में मनुष्य है वो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो सकते हैं, वह भी उसकी जीविका है, क्या, अपराध। और कुछ विशेष जो जनजातियां या जातियां थी प्राचीन काल में, उनका जो कार्य था वह दूसरों को लूटना था। लूटना भी उनका यानी अपराध था, वो उनकी क्या थी, जीविका थी, लूटपाट करना। और वो क्या करते, उसको कि यह काम यानी अपराध करने के बाद उनमें किसी प्रकार की कोई गलानी नहीं होती थी, क्योंकि वो क्या है, इसको अपना एक प्रकार से जीविका का साधन मानते थे। दूसरा, कुछ व्यक्ति हैं वो व्यापार को जीविका का साधन मानते हैं, कुछ है वो कृषि को अपना जीविका का साधन बनाते हैं। इसी प्रकार क्या है, जीविका एवं अर्थशास्त्र भी मानवता यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर जीविका एवं जो अर्थशास्त्र या जीविका या अर्थनीति है वो अलग अलग हो सकती है। उसका क्षेत्र विशेष में पर्याय है वो अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए वो आपराधिक प्रवृत्ति हो सकती है, किसी के लिए वह जीविका का साधन भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त है जो 5 नंबर है वह धर्म है। धर्म, धर्म यानी धारण करना। अब धर्म विशेष भी क्या है, मनुष्य के क्रियाकलाप को प्रभावित करता है, तो उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे जैन धर्म है वह हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए क्या है उसमें व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कृषि में भी उनका मानना है कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनको, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी हत्या उनको मार दिया जाता है। इसलिए क्या है वो कृषि न करके ज़्यादा व्यापार में ध्यान देते हैं, क्योंकि वो क्या है, किस में विश्वास करते हैं, पूर्णतः अहिंसा में। पूर्णतः अहिंसा में विश्वास करने के कारण वो क्या है, व्यापार को अपना मुख्य व्यवसाय मानते हैं। तो धर्म भी क्षेत्र विशेष में मनुष्य के क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। अब दूसरा, अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो धर्म ने किस प्रकार कुछ चीज़ों को जैसे धार्मिक बना दिया। जैसे गंगा नदी है, उसका महत्व क्या प्राचीन काल से ज़्यादा रहा है, क्योंकि जल की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता उसने पूरी की। अब विभिन्न नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं भी विकसित हुई। अब गंगा नदी ने प्रारंभिक स्तर पर और बहुत लंबे समय से क्या है, मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी की। इसके कारण क्या है, वह क्या हो गई, एक धार्मिक नदी हो गई, और उसकी प्रार्थनाएं, उसकी स्तुति वंदनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार क्या है, यह धर्म जो है वह भी क्या है, मानवतावादी जो भूगोल है उसकी विषय वस्तु में सम्मिलित है। यानी धर्म विशेष के आधार पर भी हमें मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। अब कुछ बिंदुओं पर मानवतावाद की क्या हुई है, आलोचना। आलोचना में क्या है, सबसे पहले प्राकृतिक जो विज्ञान है उसको, यानी प्राकृतिक भूगोल एवं मानव भूगोल को अलग अलग करता है। ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मानववाद तो अलग अलग करता है कि सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करना चाहिए, लेकिन मानव एवं प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। और मनुष्य कोई भी सांस्कृतिक भूदृश्य है वह प्रकृति की सहायता के बिना या प्रकृति के आधार के बिना नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार क्या है, ये जो मानवतावादी हैं वो प्रकृति एवं वातावरण को अलग अलग मानते हैं, लेकिन अलग अलग जो प्रकृति एवं मानव भूगोल है उसको अलग करने का प्रयास
कर रहे हैं, लेकिन वह जो प्रयास है वह सही नहीं है, क्योंकि मानव एवं प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता, मानव भूगोल एवं प्राकृतिक भूगोल को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः संगठित हैं। तो इस प्रकार इन्होंने मानवतावाद में क्या है, सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वह मानव की क्रियाओं पर दिया है। तो ये थी मानववाद की अवधारणा। अब अगली अवधारणा के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।